हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ना था चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 27 से। सेक्शन 27 बताया हुआ है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो स्टेट गवर्नमेंट shall by notification the official gazette constitute for every district of one or more district child welfare committee for exercising the power and discharge their duties conferred on such committee in relation to children in need of care and protection. This act ensures that the induction training and sensitization of all the members of the committee is provided within 2 months from the date of notification. तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो नोटिफिकेशन इशू करेगी ऑफिशियल गैजेट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर वन और मोर क्या कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाएगी और उसके उनको सारे पावर्स एंड फंक्शंस दे देगी जो वो डिस्चार्ज करेंगे कमिटीज के। किससे रिलेटेड? तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और ये इंश्योर करेंगे कि उनको इंडक्शन ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन दिया जाए सारे मेंबर्स कमिटी को विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन, सॉरी 2 months फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ उससे 2 month के अंदर। फिर कमेटी में कौन कौन होंगे? तो कमेटी में एक चेयर पर्सन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगे अपॉइंट करने के लिए। उसमें से एक जो होगी वो वुमेन होंगी, और अदर जो होंगे वो एक्सपर्ट होंगे मैटर्स चाइल्ड से रिलेटेड, जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स में। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट शैल प्रोवाइड अ सेक्रेटरी एंड अदर स्टाफ एज मे रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरियल सपोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो भी है वो उनको प्रोवाइड करेंगी सेक्रेटरी और अदर स्टाफ जो भी उनको जरूरत लगता है सेक्रेटरियल सपोर्ट के लिए, जो कि कमेटी को हेल्प करेगा उनके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। फिर ये जो 4 वाला क्लॉज है ये अमेंड हो चुका है, तो इसका लेटेस्ट पढ़ते हैं। तो 4 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ कमिटी अनलेस ही हैज डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकेट्री ऑफ लॉ, सॉरी साइक और साइकेट्री और लॉ और सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ और एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और स्पेशल एजुकेशन डिफरेंटली फॉर डिफरेंटली एबल्ड children and has actively involved in the health, education, or welfare activities pertaining to children for 7 years, or is practicing professional with a degree in child psychology, uh, psychiatry, or law, or social work, sociology, human health, education, human development, special education for differently able children। तो जो भी इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि कोई पर्सन इस वाली मेंबर इस कमिटी का मेंबर अपॉइंट नहीं होगा जब तक कि उसके पास कोई चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, साइकेट्री से या लॉ या सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ या एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी डिग्री वगैरह नहीं है, वो एक्टिवली तो या फिर मतलब वो उससे रिलेटेड कोई एजुकेशन हो उसके पास जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए, और उनसे उसके अलावा कोई अगर नहीं तो फिर हेल्थ, एजुकेशन या वेलफेयर से रिलेटेड कुछ भी उसने कुछ वर्क किया हो 7 इयर्स तक, या फिर वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो इन सब से रिलेटेड फील्ड में, तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा। फिर 4 के बाद देखिए 4A भी इसमें ऐड हुआ है। तो 4A में दिया हुआ है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ कमिटी। तो कोई पर्सन एज अ मेंबर ऑफ कमिटी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर अगर उसने कोई पास्ट में वायलेशन किया होगा ह्यूमन राइट्स का, चाइल्ड से रिलेटेड चिल्ड्रन राइट्स का, और उसने कोई भी ऑफेंस किया होगा मॉरल टर्पिट्यूड का, एंड सच कन्विक्शन इज नॉट रिवर्स्ड और हैज बीन ग्रांटेड फुल पार्डन। तो ना ही उसकी कन्विक्शन मॉरल टर्पिट्यूड की रिवर्स की गई है और ना ही उसको फुल पार्डन दिया गया है, और उसको रिमूव और डिसमिस किया गया था सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो भी अंडरटेकिंग जिसमें अगर उसने कभी गवर्नमेंट सर्विस की है, या किसी अंडरटेकिंग या कॉर्पोरेशन में था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से ओन होती थी। फिर
वो किसी भी तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर या इमोरल एक्ट में वो वायलेशन या इंडल्ज करते हुए पाया गया, कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हुए पाया गया या इमोरल एक्ट करते हुए पाया गया। और अगर उसने किसी भी मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट किया है किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो नहीं, तो ये सारे मेंबर एलिजिबल नहीं होंगे एज़ अ सिलेक्शन ऑफ मेंबर। अब 5 नंबर पॉइंट बोलता है कि द पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज़ अ मेंबर अनलेस ही पोजेसेस अदर क्वालिफिकेशन एज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो कोई भी पर्सन तब तक और अपॉइंट नहीं हो पाएगा जब तक कोई अगर क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है जो कि उसको पोजेस करना थी। अगर उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, सेक्ट में बताया हुआ है तो। अब नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 इयर्स एज़ अ मेंबर ऑफ कमिटी। तो एक बार कोई भी आदमी यहाँ पे मेंबर बनेगा इस कमिटी का, तो वो आदमी दोबारा से 3 साल के बाद नहीं बन पाएगा। दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगा। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड मोर देन 3 इयर्स। 3 ईयर से ज़्यादा कोई भी आदमी मेंबर नहीं रहेगा कमिटी का। अब जो अपॉइंटमेंट है किसी मेंबर की कमिटी की, वो टर्मिनेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उस पहले मतलब बाद में मतलब इंक्वायरी करने के बाद, और इंक्वायरी में अगर पाया गया कि उसने कोई भी ऑफेंस किया है या मिसयूज़ किया है, मतलब गिल्टी है वो मिसयूज़ ऑफ पावर जो कि उसको दी है इस एक्ट में, उसका गलत इस्तेमाल किया है, या फिर उसने कोई भी ऑफेंस किया है जिसमें मॉरल टर्पीट्यूड है, और सच कन्विक्शन नॉट रिवर्स्ड, और जो कन्विक्शन है वो रिवर्स भी नहीं हुई और उसको फुल पार्डन भी ग्रांट नहीं किया है उस ऑफेंस में। फिर if he fails to attend the proceeding of a committee consecutively for 3 months without any valid reason, और if he fails to attend के बाद यहाँ पे वर्ड मिनिमम मिनिमम दिया हुआ है। पहले ये लेस देन था, यहाँ पे ये जो लेस देन लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन नहीं, लेस देन की जगह यहाँ पे मिनिमम कर दिया गया। मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग्स इन अ ईयर। तो मिनिमम उसको 3/4 सिटिंग्स एक ईयर में करना ही होगी। यहाँ पे लेस देन की जगह मिनिमम याद रखिए। तो कोई भी अगर जो उसका मेंबर है उसने प्रोसीडिंग अटेंड नहीं की लगातार 3 महीने तक बिना किसी वैलिड रीजन के, या फिर उसने मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग इन अ ईयर में उसने मतलब नहीं किया, मतलब उसने 3/4 सिटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं किया कमिटी की। अब इसके बाद इसके अगले पॉइंट में भी थोड़ा सा अमेंडमेंट है। 1 मिनट। इस वाले में 8 वाले में क्या बताया हुआ है, 8 वाले का ये पूरा नया बना दिया हुआ है, मतलब 8 वाले को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो द कमिटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू डीएम, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, in such form as may prescribed by and district magistrate shall conduct quarterly review on the functioning of committee। तो जो भी कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट डीएम को सबमिट करेगी जैसे कि फॉर्म और जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, और फिर डीएम जो है एक कंडक्ट करेंगे क्वार्टरली रिव्यू की कमेटी कैसे फंक्शन कर रही है उसका। फिर जो कमेटी है वो फंक्शन करेगी एज अ बेंच एंड शैल हैव पावर कन्फर्ड बाय द सीआरपीसी और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और ऐसा केस में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो कमेटी जो है वो एक बेंच की तरह फंक्शन भी कर सकती है, और उसको सारे पावर रहेंगे जो सीआरपीसी में किसी भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दिए गए हैं। फिर ये जो 10th है इसको भी सब्स्टिट्यूट किया गया अमेंडमेंट से, तो देखते हैं 10th में लेटेस्टली क्या बताया गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो ग्रीवियस रेडरेसल अथॉरिटी
को एंटरटेन करेंगी, कोई भी ग्रेवियंस अगर उनके पास आई हैं जो कि फंक्शनिंग ऑफ कमिटी से रिलेटेड है, या अफेक्ट कर रही हैं किसी चाइल्ड को जो कि कनेक्टेड है, affecting child or anyone connected with the child as the case may be, and shall file a complaint before district magistrate, who shall take cognizance of action of committee after giving the party opportunity of being heard appropriate order. तो जो डीएम होंगे वो एक ग्रीवियंस रेड्रेसल अथॉरिटी बनाएंगे और उसके एंटरटेन करेंगे कोई भी ग्रीवियंस अगर होती है किसी भी कमेटी के फंक्शन से रिलेटेड जो कि किसी चाइल्ड या चाइल्ड से कनेक्टेड पर्सन को अफेक्ट कर रही हैं, और उसके बाद वो कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे डीएम के पास, और डीएम क्या करेंगे, डीएम उसके कॉग्निजेंस लेंगे, shall take action of DM shall take cognizance of an action of committee and after giving the parties reasonable opportunity of being heard. तो पार्टीज को भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे हर्ड, और फिर उसके बाद वो कॉग्निजेंस लेके जो भी एक्शन होंगे वो पास करेंगे कमिटी के, जो कि उनको अप्रोप्रिएट लगता है ऑर्डर में। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। सेक्शन 28 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमिटी। तो कमिटी कहाँ पे, कमिटी शैल मीट एटलीस्ट 20 डेज इन अ मंथ। तो कमिटी को कम से कम 20 दिन मिलना पड़ेगा एक मंथ में, और उनको वो वाले रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनको ऑब्जर्व करना पड़ेंगे जो कि उनके ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस से बनाए गए हैं हर मीटिंग के लिए, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। अब एक विजिट कर रह जाएगा उनके द्वारा एग्जिस्टिंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को कमिटी के थ्रू, और कमिटी चेक करेगी कि वो फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली चाइल्ड वेलबींग के लिए, और वो भी एक सिटिंग का पार्ट माना जाएगा कमिटी के। फिर थर्ड पॉइंट है चाइल्ड इन नीड of care and protection may be produced before an individual member of the committee of being placed in a children home or fit person when the committee is not in session. तो अब याद रखिए कि अगर कोई भी चाइल्ड इन नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन है और उसको किसी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कमिटी के पास हम प्रोड्यूस कर देंगे अगर कमिटी उस दिन सेशन में नहीं है, और अगर कमिटी वो इंडिविजुअल मेंबर भी नहीं है तो हम उसको चिल्ड्रन होम में भेज देंगे या फिट पर्सन के पास भेज देंगे। Where in an event of any difference of opinion among the members of the committee at the time of taking decision, the opinion of majority shall prevail. But when there is no such majority, the opinion of the chairperson shall prevail. तो बिल्कुल सेम बात है जो पहले ही पढ़ते आए हुए कि अगर कोई भी ओपिनियन में डिफरेंस होता है तो मेजोरिटी का जो डिसीजन रहता है वो यहाँ प्रिवेल होगा। जैसे हमने बोर्ड में देखा था, तो बोर्ड में जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो प्रिवेल होगा। लेकिन अगर ये कभी ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मेजोरिटी ही नहीं हो पा रही, तो वहां पे हमने देखा था कि प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का जो डिसीजन रहता था वो बाइंडिंग रहता था। अब यहाँ पे चेयरपर्सन का है, चेयरपर्सन का डिसीजन प्रिवेल करेगा। Subject to the provisions of subsection 1, the committee may act notwithstanding in the absence of any member of the committee. No order made by the committee shall be invalid by the reason only the absence of any member during the stage of proceeding. तो वैसे ही है जैसे हमने बोर्ड के में पढ़ा था कि कोई भी मेंबर अगर एब्सेंट है किसी भी कमिटी का, जब वो कमिटी कोई भी ऑर्डर पास कर रही थी तो उनका ऑर्डर इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि कोई मेंबर उसमें एब्सेंट था जिस दिन वो ऑर्डर पास किया गया। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड डेट में लिखा हुआ है कि जब भी that there shall be at least 3 members present at the time of final disposal of case. लेकिन अगर केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करना था तो कम से कम हमारे पास कितने मेंबर होना चाहिए थे, 3 मेंबर्स होना चाहिए। ओके, अब पावर्स ऑफ कमिटी जो सेक्शन 29 बात करता है, तो सेक्शन 29 में फर्स्ट वाला सब सेक्शन बात करता है द कमिटी शैल हैव अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ केसेस फॉर केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज प्रोवाइड बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन। तो कमेटी के पास सबसे पहले अथॉरिटी है कि वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है किसी भी केस को जो कि चाइल्ड के केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट डेवलपमेंट या रिहेबिलिटेशन
ऑफ चिल्ड्रन से संबंधित है और उसकी नीड, केयर, प्रोटेक्शन का है जो कुछ भी साथ-साथ ज़रूरत है। और उसको बेसिक नीड केयर पर मतलब एज़ वेल एज़ टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन। उसको बेसिक नीड और प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 होता है वेयर अ कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया। अब अगर कमिटी है वो किसी एरिया के लिए बनाई गई है तो सच कमिटी शैल नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो अगर कमिटी बना दी गई किसी एरिया के लिए तो उस कमिटी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है टाइमिंग इन फोर्स मतलब जब भी वो एक्ट एप्लीकेबल है बट सेम एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट शैल हैव पावर टू डील एक्सक्लूसिवली विथ ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिलेटिंग टू चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमने किसी भी जगह पे किसी भी कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करके रखा है तो कमिटी के अगर अदरवाइज़ प्रोवाइड नहीं किया इस एक्ट में तो उसके पास सारी पावर्स होंगी कि वो एक्सक्लूसिवली डील कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग जो कि रिलेटेड है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड। फिर है सेक्शन 30 बात करता है फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कमिटी। तो कमिटी की क्या फंक्शन होंगे, क्या रिस्पांसिबिलिटी होंगी, तो द फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कमिटी शैल इंक्लूड। सबसे पहले क्या है टेकिंग कॉग्निजेंस एंड रिसीविंग चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट। सबसे पहले कैसा है कि टेकिंग कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस ली जाएगी और रिसीव की जाएगी द चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट। सबसे पहले उनकी कॉग्निजेंस लेंगे कि जो भी बच्चा उनके सामने आया हुआ है, जो कि उनके पास प्रोड्यूस किया गया है। फिर वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगी कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जो कि अफ़ेक्ट करते हैं सेफ्टी वेल-बीइंग ऑफ चिल्ड्रन को इस एक्ट में। फिर वो डायरेक्शन दे सकते हैं डायरेक्टिंग चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट रिपोर्ट बिफोर कमिटी। तो वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जो प्रोबेशन ऑफिसर इन दोनों में या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ है, उनको वो लोग बोल सकते हैं कि आप सोशल इन्वेस्टिगेशन करिए और उसकी रिपोर्ट हमको सबमिट करिए। अब जब कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर द डिक्लेयरिंग वो एक इंक्वायरी इसलिए भी कंडक्ट कर सकते हैं कि वो फिट पर्सन को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि बच्चे की केयर कर सकता है। फॉर केयर ऑफ अ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो बच्चों की जो जिन बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन बच्चों की वो केयर कर सकता है। वो ऐसे पर्सन के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं और किसी पर्सन को फिट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब डायरेक्टिंग द प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन फॉस्टर केयर। अब वो फॉस्टर केयर में भी बच्चे को भेज सकते हैं। फिर उसके बाद वो एंश्योर करेंगे केयर प्रोटेक्शन एप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन चाइल्ड इंडिविजुअल केयर प्लान एंड पासिंग नेसेसरी डायरेक्शन टू द पेरेंट्स और गार्जियन और अ फिट पर्सन ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ फिट फैसिलिटी इन दिस रिगार्ड। तो इसके बाद वो एंश्योर करेंगे कि जो केयर प्रोटेक्शन या एप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो प्रॉपर्ली हो रहा है, जो कि चाइल्ड इंडिविजुअल केयर प्लान उन लोगों ने दिया हुआ है या उन्होंने नेसेसरी डायरेक्शन दिए हुए हैं किसी पेरेंट और गार्जियन को, फिट पर्सन को, फिट फैसिलिटी को इन रिगार्ड में फॉलो अप हो रहा है, वो एंश्योर करेंगे। फिर सेलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो अब वो सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को कि उनका प्लेसमेंट कैसा हो ईच चाइल्ड का, जो कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किस तरीके का होगा जैसे कि बेस्ड ऑन चाइल्ड एज, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड नीड एंड कीपिंग इन माइंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो वो सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड ट्यूशन को और उसमें प्लेसमेंट करेंगे ईच चाइल्ड को और उनको रिक्वायर करेंगे कि आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दीजिए कि चाइल्ड के जिस हिसाब से उसकी एज है, जेंडर है, डिसेबिलिटी है या नीड है और अपने माइंड में उसकी कैपेसिटी को भी याद रखेंगे। फिर मतलब वो उसको इसमें याद रखेंगे कि वो उसकी कैपेसिटी क्या है पहले इंस्टीट्यूशन की, इस बात को ध्यान में रखते हुए।
फिर उसके बाद है 8th पॉइंट, तो 8th पॉइंट में दिया हुआ है कि कंडक्टिंग एट लीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट्स पर मंथ of residential facilities for children in need care and protection and recommending action for improvement in quality of services to the district child protection unit and the state government। तो वो हर कम से कम 2 इंस्पेक्शन करेंगे हर महीने, किसी भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी में, जहाँ पे भी चिल्ड्रन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन को रखा जाता है, और उनको भी वो रिकमेंड भी कर सकते हैं कि क्या-क्या इम्प्रूवमेंट उनको करना चाहिए अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस में। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताई हैं। नहीं सॉरी, मतलब वो इसके बारे में सजेशन किसको देंगे, तो चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को दे सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। फिर सर्टिफाइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सरेंडर डीड बाय पेरेंट्स एंड इंश्योर दैट दे हैव गिवन द टाइम टू रिकंसीडर देयर डिसीजन एज वेल एज मेकिंग एफर्ट टू कीप द फैमिली टुगेदर। तो वो सर्टिफाई करेंगे कि जो उनकी सरेंडर डीड है, किसी भी पेरेंट्स जो बच्चों को त्याग रहे हैं मतलब एक तरीके से, तो वो पहले सर्टिफाई करेंगे कि जो सरेंडर डीड है पेरेंट्स की, वो उन्होंने करी है, तो उसको मतलब वो सर्टिफ़ाई करेंगे, सर्टिफ़िकेट देंगे। और फिर उसके बाद वो एक उनको टाइम भी देंगे कि अगर वो रिकंसिडर करना चाहें, मतलब फिर से एक बार सोचना चाहें अपने डिसीज़न पे, तो उनको देंगे। और सारे एफर्ट्स करेंगे वो उन फैमिली को टुगेदर रखने के लिए, मतलब फैमिली को मिलाने के लिए। और फिर उसके बाद उनका फंक्शन दूसरा क्या रहेगा 10th नंबर पॉइंट में, कि वो एन्श्योर करेंगे कि सारे एफर्ट्स किए जाएँ, कोई भी रेस्टोरेशन करने के लिए जो भी अबैंडन्ड या लॉस्ट चिल्ड्रन हैं, तो उसकी फैमिली से मिलाया जाए। उस प्रोसेस के थ्रू जो कि इस रूल इसमें प्रिस्क्राइब की गई हैं। फिर वो डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं किसी बच्चे का, और जैसे कि वो बच्चा ऑर्फन है, मतलब अनाथ है, अबैंडन्ड है, मतलब छोड़ दिया गया हुआ है। सरेंडर्ड का मतलब भी वो वैसे ही होगा, चाइल्ड हो। फिर उसको वो ऐसे लीगली फ्री बता सकते हैं, मतलब लीगली फ्री भी डिक्लेयर करेंगे कि वो अडॉप्शन के लिए फ्री है, ड्यू इंक्वायरी करने के बाद। अब फिर उसका टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ केसेस, तो केसेस के वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। रीचिंग आउट चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, उस बच्चे के पास वो खुद जा सकते हैं जिस बच्चे को नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो बच्चा उनके पास प्रोड्यूस नहीं हो पाया। प्रोवाइडेड दैट सच डिसीजन इज़ टेकन बाय एट लीस्ट 3 मेंबर्स, लेकिन ये जो डिसीजन होगा ये एट लीस्ट 3 मेंबर जब लेंगे तभी होगा। फिर उसके बाद टेकिंग एक्शन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन हु आर रिपोर्टेड एज़ द चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन टू द कमिटी बाय स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, एज़ द केस में बी, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो वो ये रिहैबिलिटेशन उन बच्चों का भी करवा सकते हैं, मतलब उनके लिए भी एक्शन लेंगे जो कि सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट उनको मिली है कि उन बच्चों को भी नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और उनको दिया मतलब भेजा किसके थ्रू गया है, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के द्वारा भेजा गया है, लोकल पुलिस के द्वारा। किस एक्ट के अंडर में, तो पॉक्सो एक्ट के अंदर में, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा हुआ है पॉक्सो एक्ट। फिर वो उन केसेस से भी डील करेंगे जो उनको रेफर किया गया बोर्ड। हमने बोर्ड में पढ़ा था कि बोर्ड को भी कभी अगर लगता है कि इस बच्चे को नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो कमेटी के पास भेज देगा। तो वो ये सेक्शन है कि अगर डीलिंग विद द केसेस रेफर्ड बाय बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17, तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 में बोर्ड के पास, बोर्ड जो भी केस पे उसको बच्चों के केसेस पे यहाँ भेज देता है, उन केसेस से भी कमेटी डील करेगी। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, टू कोऑर्डिनेट विद द पुलिस, पुलिस से वो कोऑर्डिनेट करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे, और अदर एजेंसी जो भी इन्वॉल्वमेंट है चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन की केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और सपोर्ट करती हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो फिर उसके बाद है इन केस ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड और एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अब क्या हुआ कि कभी भी कोई कंप्लेन हुई है जिसमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का अब्यूज हुआ है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, तो जो कमेटी है वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और उनको डायरेक्शन देगी पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हैं और लेबर डिपार्टमेंट के हैं, या फिर चाइल्ड लाइन सर्विसेज को, जैसा कि उनको ठीक लगे।
So in case of a complaint of abuse of a child in any child care institution, the committee shall conduct inquiry and give direction to the police और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और लेबर डिपार्टमेंट और द चाइल्ड लाइन सर्विसेज इन सबको वो इन्फॉर्मेशन देगी जैसा कि उनको लगे। और फिर है उसके बाद है असेसिंग एप्रोप्रिएट लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। तो उसको एप्रोप्रिएट लीगल सर्विस दी जाएगी चिल्ड्रन को। और फिर उसके बाद क्या है कि सच अदर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मे प्रिस्क्राइब। तो उसके बाद कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगी जैसे कि प्रिस्क्राइब की गई है।